पहले दो वीडियो में हम गुणधर्म के बारे में विचार कर चुके हैं और सारणिक के 6 गुणधर्मों को हम पहले दो वीडियो में बता चुके हैं। अब देखें 4 गुणधर्म जो शेष रह रहे हैं उसे इसी वीडियो में हम समाप्त करना चाहेंगे। तो गुणधर्म 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। गुणधर्म 7 जो कि प्रसार का नियम भी कहलाता है। गुणधर्म 7 बहुत ही उपयोगी गुणधर्म है। इस नियम के अनुसार या इस गुणधर्म के अनुसार सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सेखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग 0 के बराबर होता है। कहने का मतलब सारणिक का मान तभी प्राप्त होगा जब हम जिन अवयवों के संगत सेखंड ज्ञात कर रहे हैं अगर उनका गुणा कर प्राप्त राशियों का योग करें तो सारणिक का मान प्राप्त होता है। और अन्य अवयव या अन्य पंक्ति के अवयवों का अन्य पंक्ति के सेखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग सदैव क्या होना 0। तो देखिए इसे सत्यापित करके समझाया जा रहा है। माना ये सारणिक है हमारे पास। पहली पंक्ति के अवयव A11, A12, A13, दूसरी पंक्ति के अवयव A21, A22, A23, तीसरी पंक्ति के अवयव A31, A32, A33। जैसा पहले आपको बताया जा चुका है कि तृतीय क्रम सारणिक को हम प्रसार के नियम से या सारुसूत्र द्वारा खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार किया। प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने पर A11 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। इसको निरस्त करने के पश्चात मेरे पास ये उपसारणिक बचता है। चूंकि यहाँ पर 1 + 1 मतलब 2 सम है तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव के लिए जब मैं उपसारणिक को ज्ञात कर रहा हूं तो उपसारणिक ही क्या कहलाएगा सेखंड। तो यहाँ पर हम सेखंडों से गुणा करते हैं। तो यहाँ A11 F11 प्लस A12 F12 A13 F13। तो यहाँ पर मैंने ये प्रसार के लिए जो खोला अवयवों को उनके संगत सेखंडों से गुणा कर लिख दिया है। तो यहाँ पर F11 का अर्थ क्या है ये यहाँ समझा दिया गया है। 1 + 1 तो ये प्लस आया, 1 + 3 तो ये प्लस आया, 1 + 2 तो ये माइनस आया। बाकी हमें तोप चलानी है उसी प्रकार से जैसे पहली पंक्ति पहले स्तंभ के लिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ को निरस्त किया शेष बचे अवयव। ऐसे ही जब मैं A12 के लिए देखूंगा तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को निरस्त करने के बाद A21, A23, A31, A33 ये प्राप्त हो रहा है। लेकिन 1 + 2 2 तो इसका मतलब 3 विषम है तो क्या दिया मैंने यहाँ पर नेगेटिव। कहने का मतलब कहाँ पर उपसारणिक और सेखंड समान होगा, कहाँ पर सेखंड और उपसारणिक भिन्न होगा ये मैं पिछले वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। सारे वीडियोस को आप ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। अब ये तो हमने सारणिक का प्रसार कर दिया। अब एक में अगर मैं जैसे प्रथम पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के अवयवों द्वारा प्रतिस्थापित कर दूं तो मैंने ये लिखा है एक में प्रथम पंक्ति के अवयवों जैसे A11, A12, A13 को अगर दूसरी पंक्ति के अवयवों जैसे A21, A22, A23
A23 से प्रतिस्थापित करें तो लिखा कैसे जाएगा? तो A21, A22, A23 कहने का मतलब प्रथम पंक्ति के अवयवों को मैंने यहाँ से हटाया और दूसरी पंक्ति के अवयवों को लिखा, दूसरी पंक्ति को एज इट इज रखा, तीसरी पंक्ति को एज इट इज रखा। तो ये पिछले गुणधर्म से, जैसे गुणधर्म 3 में कहा गया था कि एक सारणिक में अगर किन्हीं दो पंक्ति और किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर सर्वसम देखा जाए तो सारणिक का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर दो पंक्तियां पहली और दूसरी पंक्ति समान दिखाई दे रही है तो सारणिक का मान क्या होगा? 0। तो जरा ध्यान से देखें, A21 के लिए जब मैं यहाँ पर अब सेखंड निकालूंगा तो वही सेखंड प्राप्त हो रहा है F11, तो A21 F11, A22 F12, A23 F13 बराबर 0। इस नियम को समझना थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, लेकिन बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया है। फिर से ध्यान दें कि यहाँ पर जिस अवयव के लिए हमने यहाँ पर खोला है क्या उसी का सेखंड है? नहीं, ये सेखंड तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का है और यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं इससे दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव से, इसलिए ऐसे केसेस में हमेशा योग क्या आएगा? 0। यही इस नियम में समझाने का प्रयास किया गया कि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सेखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग सदैव क्या होना है? 0। इसे हम प्रैक्टिकली सवालों में भी देख सकते हैं। अब देखते हैं गुणधर्म 8। गुणधर्म 8 के अनुसार यदि किसी सारणी में कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सभी अवयव अगर 0 हैं तो सारणी का मान सदैव क्या होगा? 0। बहुत ही सिंपल नियम है। हमने यहाँ पर सारणी को इस प्रकार से माना कि यहाँ पर द्वितीय पंक्ति में समस्त 0 लिख दी और इसे प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने की कोशिश की। तो डेल्टा बराबर, जैसे A1 के लिए मैंने पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को निरस्त करने के उपरांत उपसारणी प्राप्त किया 0, 0, B3, C3। चूंकि इसका उपसारणिक और सेखंड समान होगा तो ये लिख दिया। इसी प्रकार से B1 के लिए हमने पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को निरस्त किया। ऐसे C1 के लिए पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को निरस्त किया। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हुए लिख दिया जाता है। तो ये समझ गए होंगे कि क्यों लिखा जाता है। उपसारणिक में चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन सेखंड में चिन्ह का ध्यान रखते हैं और हमेशा प्रसार में अवयव का संगत सेखंड से गुणा होता है। तो A1 यहाँ पर हमने देखा द्वितीय क्रम सारणिक को खोला 0, -0, ऐसे यहाँ पर 0, -0, ऐसे यहाँ पर 0, -0, तो ओवरऑल क्या प्राप्त हुआ हमें? 0। तो बहुत ही सिंपल नियम था, मतलब अपने आप में स्वयं सिद्ध था कि अगर किसी सारणिक में समस्त किसी पंक्ति या स्तंभ में समस्त 0 नजर आती हैं तो उस सारणी को प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, उसका मान क्या होना है? 0। अब देखें गुणधर्म 9, बहुत ही उपयोगी गुणधर्म 9 के अनुसार ऊपरी त्रिभुजाकार या निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। यह चीज मैंने यहाँ पर लिख के बताई है। ऊपरी त्रिभुजाकार या निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। माना सारणी के हमने उसी हिसाब से लिया, ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणिक है
क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण से नीचे के सभी अवयव कैसे हैं, शून्य। तो इस गुणधर्म के अनुसार हमें बिना प्रसार किए ये पता होना चाहिए कि मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणनफल, जैसे ये प्राप्त हो रहा है ADF, तो हमने इसको प्रसार के नियम से देखा। प्रथम स्तंभ के अनुदेश हमने इसका प्रसार किया। प्रथम स्तंभ मतलब A00, तो A के लिए हमने तोप चलाई, ये गया, क्या रह गया DE0F। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट 0 कहने का मतलब उपसारणिक सेकंड एलिमेंट का उपसारणिक सेकंड बनने के लिए क्या देगा, अपोजिट चिन्ह। तो 0 के लिए जब मैंने चलाया तो BC0F, ऐसे ही इस 0 के लिए BCDE। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मुख्य विकर्ण मतलब द्वितीय क्रम के सारणिक को जैसे हल करते हैं तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा, तो A × D F -0 +0, तो ये क्या रहेगा ADF। तो ये हमारा यहाँ सत्यापन होता है कि अगर ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणिक हो या निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणिक हो तो हमें उसे प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अगर जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उन्हीं का गुणनफल उस सारणिक के मान को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो बहुत ही उपयोगी नियम है। जब हमसे ये प्रतिबंध लगा देता है कि हमें सारणिक में प्रसार नहीं करना है और उसका मान ज्ञात करना है, तब गुणधर्म 9 बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है और उस समय हम इसको अप्लाई करते हैं। अब देखें गुणधर्म 10। गुणधर्म 10 के अनुसार यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हों और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए तो x - a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। ये गुणधर्म हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होता है। यहाँ हम किसी भी स्थिति को रख करके सोच लेते हैं कि इसका एक गुणनखंड हो सकता है। जैसे हमने सारणिक लिया डेल्टा बराबर, प्रथम पंक्ति में अवयव है 1x(x²), दूसरी पंक्ति में अवयव है 1a(a²) और तीसरी पंक्ति में अवयव है 1b(b²). अभी हालांकि हमने तुम्हें संक्रियाओं के बारे में नहीं समझाया है, पर अब यहाँ पर इसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, कहने का मतलब ये R1, ये R2, ये R3। अब हमारा उद्देश्य होता है कि सारणिक सरल कैसे बने, तो अधिकतम 0 लाने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं एक में से एक को घटाऊंगा तो 0 आएगा, ऐसे यहाँ पर एक में से एक घटाऊंगा तो 0 आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये इनमें संक्रिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कैसे लगाया संक्रिया R2, मतलब दूसरी पंक्ति में चेंज लाना चाह रहा हूं। कैसे? दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा रहे हैं। जैसे 1 - 1 क्या देगा, 0। ऐसे ही x को a में से घटाया जाएगा तो a - x, और a² में से क्या घटेगा, x²। अब दूसरी संक्रिया यह है कि तीसरी पंक्ति में चेंज लाना है। और कैसे लाना है, तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को माइनस करना है। तो पहली पंक्ति तो 1 - 1 0, ऐसे ही b - x और b² - x²। अब हम क्या देखते हैं कि गुणधर्म 4 जो हमसे कहता है कि अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में अगर आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड नजर आए तो उसे बाहर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दूसरी पंक्ति में यहाँ पर a - x दूसरी पंक्ति में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो गुणधर्म 4 से मैं यहाँ पर दूसरी पंक्ति में से a - 4 को बाहर ले सकता हूँ। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में से गुणधर्म 4 के द्वारा b - x को बाहर निकाला जा सकता है। तो हमने यहाँ पर दूसरी पंक्ति में से a - x और तीसरी पंक्ति में से b - x गुणधर्म 4 की सहायता से बाहर किया। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में नो चेंज की स्थिति 1x (x²), दूसरी पंक्ति में चेंज आया 0, यहाँ पर आया 1
ये रह गया a प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के दो गुणनखंड होते हैं, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स हम बाहर कर चुके, तो यहाँ पर क्या रहेगा a प्लस एक्स। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में 0 1 b प्लस एक्स। अब चूंकि प्रथम स्तंभ में मुझे अधिकतम 0 नजर आ रही हैं, तो मैंने इस एक के लिए या प्रथम स्तंभ के लिए क्या कर दिया, प्रसार। प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर एक के लिए खुलेगा केवल, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को निरस्त करने के उपरांत ये अवयव बचे, एक a प्लस एक्स, एक b प्लस एक्स, और बाकी ये 0 के लिए खोलने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर -0 प्लस 0, और हमने जैसे ही द्वितीय क्रम सारणी को खोला तो b प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, तो यहाँ से x x कैंसिल, b माइनस a। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हमने x को पहले लिखा, a को बाद में लिखा, तो माइनस को कॉमन लिया। ऐसे ही यहाँ पर x को पहले लिखा, b को बाद में लिखा, तो फिर माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये रह गया x माइनस a, x माइनस b, b माइनस a। तो हमारा गुणधर्म 10 का क्या होता है, सत्यापन, जिसके अनुसार हमने कहा था कि अगर किसी सारणी में कोई अन्य स्थिति x के स्थान पर रखें, तो अगर सारणी का मान शून्य प्रतीत हो, जैसे मैं यहाँ पर x की जगह a सोच रहा हूं, तो इसका मतलब a स्क्वायर। तो यहाँ पर पहली और दूसरी पंक्ति समान प्रतीत हुई, समान हुई, तो सारणी का मान क्या होना चाहिए, शून्य। तो सारणी का मान जब शून्य प्रतीत होगा, तो ऐसी स्थिति में x माइनस a एक गुणनखंड होगा। तो ये हमने हल करके यहाँ पर बताया। इसको हम गुणधर्म 10 के आधार पर डायरेक्ट सोच सकते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी गुणधर्म है, या मैं यूँ कहूँ कि 10 गुणधर्म आपको सारणी को हल करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये याद रखने हैं, क्योंकि इनके माध्यम से सवाल बहुत ही सरल हो जाता है, और कभी कभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये कह के भी सवाल को हल करवाता है कि सारणिकों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए और प्रसाद न करें और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करें, इस प्रकार से हल करें, तो हमें उस समय सारणिकों के गुणधर्म याद होना अति आवश्यक है। इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से याद करें। अगले वीडियो में हम संक्रियाएं कैसे लगती हैं, या सारणिक में संक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, इन पर विचार करेंगे तथा महत्वपूर्ण उदाहरणों पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप मेरे सभी वीडियोस को क्रम से देखें, तो आपको क्रम संगतता से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।